दोस्तों 3 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसी लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप होने वाले हिंदी के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपके काव्यखंड, गद्यखंड, विधान, उक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, इन सभी टॉपिक के मैंने आपको क्या है बता दिए थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ ही एक आपको व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। और अभी हमने क्या है कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की भी आपको प्रैक्टिस कराई है। अब ये दोस्तों आपकी फाइनल मेन वीडियो रहने वाली है जिसमें हम क्या है टॉप 50 प्लस क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इसे आप क्या वन शॉट वीडियो भी कह सकते हैं। हम एक ही वीडियो में हर सेक्शन के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कवर कर लेंगे, चाहे वो आपका ग्रामर हो चाहे आपकी बुक विधान, उक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, काव्यखंड, गद्यखंड और ये हमारे इसके साथ ही कई परिचय, लेखक परिचय और व्याकरण के जो टॉपिक होते हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न सब एक ही वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। ओके, और फिर इसके बाद हमारे केवल ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, तो एक वीडियो और आएगी जिसमें हम क्या है ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होंगे उन्हें कवर कर लेंगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल आपको 2 वीडियो अच्छे से देख लेना है। एक तो ये वीडियो जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर मैं हर टॉपिक कवर करा दूंगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगी ऑब्जेक्टिव वाली, उसे देख लीजिएगा। इन 2 वीडियो को आप देख लेते हैं तो फिर दोस्तों आप क्या है हिंदी की काफी हद तक दोस्तों आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी, अगर आपने ये 6 महीने भी अच्छे से अगर तैयारी नहीं की है। ओके, इसलिए अच्छे से आपको वीडियो को ध्यान से अंतर दिखेगा, एक एक टॉपिक को हम क्या है कवर करते जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक टॉपिक से हम क्रम से देखेंगे। पहले देख लेते हैं काव्यखंड के इंपॉर्टेंट, और जो मैं क्वेश्चन बताऊं यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिसमें मैं फोकस करूं केवल उसी पर आपको क्या है तैयार करना है। एक ही वीडियो में मैं आपको हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, पूरी हिंदी की मतलब आपकी कक्षा 11वीं की पूरी हिंदी की तैयारी करा रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की। होगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपको धैर्यता के साथ पढ़ते जाना है और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हिंदी है तो हिंदी में आपको ज्यादा समझना भी नहीं पड़ेगा, बस एक बार वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। और जो क्वेश्चन मैं बताऊं उसी को केवल आपको पढ़ना होगा। पहला है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। कबीर ने कहा है कि ईश्वर क्या है एक ही है, तो इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने, कुछ तर्क भी दिए, वो आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको बताना है। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तो कहा है कबीर कहते हैं कि संसार में सब जगह एक ही वायु बहती है, एक ही जल है हर जगह, साथ ही सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है और जितने भी बर्तन होते हैं वो एक ही मिट्टी के बने होते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर कबीर की दृष्टि में ईश्वर क्या है एक ही है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो दीवाना का अर्थ होता है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति कहलाता दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार जो है बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मीरा। ये हमारा जो मॉडल पेपर अभी हिंदी का आपको तैयार कराया था उसमें भी क्वेश्चन था। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका जो रूप है मन को मोहने वाला है, पर्वत को भी धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है और मीरा उन्हें क्या सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी क्या दासी मानती है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, तो एक ही क्वेश्चन है आपका कि मायके आई बहन के लिए कवि ने परिताप का घर क्यों कहा है। बहन मायके में आने पर अपने परिवार वालों से मिलकर खुशी पाती है, वह अपने भाइयों बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है, इस कारण कवि ने क्या है घर को परिताप घर कहा है। आगे देख लेते हैं। इन जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ है। ओके, तो उसी हिसाब से दिया है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसी लैंग्वेज में आप पेपर में दीजिएगा, फुल स्कोर आपको होगा। ओके, तो नेक्स्ट है पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा है कवि ने। तो भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद कविता में अपने पिता की कौन कौन सी उन्होंने विशेषताओं को बताया है। तो बताया जा रहा है कि पिताजी क्या पूर्णतः स्वस्थ है, बुढ़ापे ने अभी तक छुआ नहीं है, वे देश प्रेमी हैं, वे दौड़ लगाते हैं, डंडे पेलते हैं, वे गीता का पाठ करते हैं। कई सारी विशेषताएं दी है, 3-4 आपको तैयार करके रखना है। फिर नेक्स्ट है चंपा को किस बात पर अचरज हुआ और क्यों। तो चंपा को क्या है निरक्षर थी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, निरक्षर थी। तो कभी अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है, मतलब अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है तो चंपा हैरान थी कि ये सब जो काली काली अक्षर लिखे हुए हैं इनसे हम बोल कैसे पा रहे हैं, इनको हम पढ़ कैसे पा रहे हैं। ओके, इन अक्षरों से स्वर कैसे निकल रहे हैं, वह अक्षर व ध्वनि के संबंध को नहीं समझ पाई, मतलब इन काले काले अक्षर लिखे हैं इनसे लोग कैसे पढ़ रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आता था। उसे नहीं पता था कि लिखे हुए अक्षर ध्वनि में कैसे व्यक्त किया जाता है, ध्वनि में कैसे इन्हें किस ध्वनि के रूप में किस प्रकार से आते हैं, इसलिए क्या चंपा को इस बात पर अचरज हुआ। ओके, नेक्स्ट उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते, जो कवि है कवि कहता है उम्र भर के लिए पलायन करने की बात कहता है अपनी गजल में। तो गजल कविता में कवि उम्र भर के पलायन होने की इसलिए कहना चाहता है, इसलिए होना चाहता है क्योंकि कवि ने
अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि वे देश के हर घर को चिराग की तरह रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिकों की हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मतलब कवि कहता है कि जो देश के नेता हैं उन्होंने घोषणा की थी कि देश के हर घर में चिराग रोशन कर देंगे, यानी हर घर में क्या है, सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ नहीं हुआ, इसलिए कवि कहता है कि उम्र भर के लिए पलायन होने की बात कहता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट है, चंपा की आपको विशेषताएं पूछी जा सकती है। चंपा की विशेषताएं बताइए। तो पहली तो क्या थी, अनपढ़ थी। ओके, चंपा किस प्रकार की लड़की थी, अनपढ़ लड़की थी। ओके, और स्वभाव से चंचल। एक बस एक आपको क्या है, एक मेन पॉइंट याद रखना, एक लाइन लिखना, इतना डिटेल से लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक लाइन बस आपको बताना कि चंपा गांव के वातावरण में पली बड़ी एक अति ग्रामीण परिवेश में रहने वाली लड़की थी, अतः वह स्वभाव में अत्यंत कोमल और भोली भाली थी। फिर नेक्स्ट, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इन पंच तत्वों से हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, चंपा ने ऐसा क्यों किया कि कलकत्ता पर बजर यानी बिजली गिर जाओगे। तो क्योंकि इसलिए कहा कि जो उसके पति है, चंपा के पति, उसे छोड़कर क्या है, कमाने के लिए कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता शहर परिवार को तोड़ने वाला। चंपा क्या कहती है कि जो कलकत्ता शहर है वो परिवार को तोड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने काम के लिए क्या है, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। इसलिए कलकत्ता के से क्या हो रहा है, लोगों के परिवार टूट रहे हैं। इसे क्या है, इसका जो प्रतीक माना, किसका, शोषण का प्रतीक माना है। और इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग होना नहीं चाहती, अतः कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि परिवार नहीं टूटे। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाते हैं काव्यखंड के इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्य खंड, जो हमारा सेक्शन है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियां कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी। पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियां नमक के दरोगा बंसीधर ने रोकी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कोई क्या रात में नमक की कालाबाजारी कर रहा है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्यों। तो आपको बताना है, आपको सभी को बताना है कि बंसीधर प्रभावित करता है। अब ये नहीं लिख दीजिएगा कि पंडित अलाउद्दीन हमें क्या है, प्रभावित करता है, क्योंकि वो क्या है, कालाबाजारी किया करता था नमक की। इस बार से नहीं लिखना है, आपको बताना कि बंसीधर में क्या प्रभावित करता है, क्यों करता है, क्योंकि ईमानदार, शिक्षित और कर्तव्यपरायण था, धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। ये आपको मैंने 2 लाइन बतानी है। मियां नसरुद्दीन की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो भी पहले आपको विशेषताएं, अब इसे जिसमें थ्योरी में दिया है, आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। क्या पॉइंट बताना है कि वे बड़े बातूनी थी, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले बुजुर्ग थे। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, उनका जो व्यक्तित्व था बड़ा साधारण था। ओके, इसके साथ ही वो क्या मसीही अंदाज में रोटी पकाते थे, उन्हें 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला जानते थे। इस बार से आप लिख सकते थे। नान भाई किसे कहते हैं, तो जो कई तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करते हैं या जो करते हैं उन्हें क्या हम नान भाई कहते हैं। पथे पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, तो उसका भी सॉल्यूशन दिया है कि लेखक के पास क्या पैसे के अभाव थे। इसके साथ ही वो विज्ञापन कंपनी में काम करते थे जब उन्हें फुर्सत मिलती थी, और अन्य कलाकार जब फिल्म के लिए आप जुड़ते थे तभी क्या फिल्म की शूटिंग हो पाती थी। इसके साथ ही तकनीकी पिछड़ापन था, पात्र स्थान दृश्य आदि की समस्या आती थी, इसलिए जो पाथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। नेक्स्ट, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म का कौन सा दृश्य किस दृश्य को पूरा किया, तो आपको बताना है। ये पूरा दिया हुआ, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा है ओके अप्पू के साथ 2.5 साल वाला चैप्टर, तो आपको जो है पढ़ते ही आप समझ में आ जाएगा। फिर मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो आपको यहाँ बताना है। मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटी बनाने की जो कला जानते थे, इसलिए उन्हें क्या है, नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, तो ये आपको बताना है कि धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, क्योंकि वो मोहन क्या उच्च जाति का एक ब्राह्मण था, जबकि धनराम निम्न जाति का लोहार था। धनराम जो बचपन से ही क्या जो धनराम था, मन में जातिगत हीनता का भाव भर दिया गया था, जिस कारण क्या है धनराम मोहन को अपना क्या प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। मतलब उसके अंदर से ये द्वंद्वता का भाव ही समाप्त हो गया जाति के कारण। ओके, और दूसरे मेन कारण क्या था कि जो मोहन था वो कक्षा में सबसे होशियार था, मास्टर त्रिलोकी सिंह का चहेता था, और जबकि जो धनवाड़ा भी याद नहीं हो पाया। ओके, तो इसलिए वो अपने का प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। ओके, ये 2 कारण रहते, पहले एक जाति का था, दूसरा उसकी बुद्धि की बात भी की जा रही है। नेक्स्ट, मास्टर त्रिलोक सिंह ने किस कथन को लेखक ने जवान का चाबुक कहा है और क्यों, तो तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इस कथन को क्या है लेखक ने जवान का चाबुक कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि मार मार का पहाड़ा याद कराना चाहते थे कौन, मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम को, लेकिन याद नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद वह इसे व्यंग बाण के रूप में कहे जाए तो ये पढ़ने लगे, मतलब उसकी ये बात उसके दिल में लग जाए, तो ऐसा हो जाए कि ताकि वो पढ़ने लगे, लेकिन उसके कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ओके, इस पर धनराम पर, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है।
बाकी रजनी वाला भी आपका ध्यान है, तो रजनी से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो यही रहेगा कि रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है, लिखिए। तो आपको बताना है कि अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजाने के लिए हमें प्रेरित करती है। समाज में उत्पन्न जो विसंगतियां हैं, ओके, उन विसंगतियों, विडंबनाओं से निडरता और निर्भयता के साथ क्या है सामना करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। यही हमें क्या है रजनी पटकथा से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने गद्य खंड के इंपॉर्टेंट देख लिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं बितान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बितान में सबसे पहले आपको तैयार करना है लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं। तो सुरीलापन, कोमलता और मुग्धता, स्वरों में निर्मलता, नाद में उच्चारण। मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, बाकी एक लाइन इस पर लिख दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं 4-5 दी हैं, 2 आपको केवल पढ़ के रखना है। शास्त्रीय संगीत और चितपट संगीत में क्या अंतर है, ये आपका पूछा जा सकता है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, जिस शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, जबकि चितपट संगीत में जो गुणधर्म, चपलता व तेज लय है। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में पाया जाता है। बस 2 आप जहाँ 4 दिए, लेकिन 2 आपको क्या है तैयार करके रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि कुएं की खुदाई करते समय सिर पर धातु का ट्यूब क्यों पहनते हैं। जो क्या है कुएं की खुदाई करते हैं जो लोग, वो सिर पर क्या है धातु का टोप पहनते हैं। तो सिंपल ये बात है कि जब वो क्या है बहुत गहराई पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि खोदते जाते हैं मिट्टी को, तो ऊपर से क्या कंकड़ पत्थर गिरते हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर गिरेंगे तो उनके सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वो क्या है धातु का टोप पहन लेते हैं ताकि उनका जो सिर है वो सुरक्षित रहे। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ऋणाजी पानी किसे कहते हैं, तो ऋणाजी पानी धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिलने वाला पानी आपका ऋणाजी पानी कहलाता है। कुएं की चनाई कितने तरीकों से होती है, तो आपको बताना है। ईंटों से होती है, खीप या घास के मोटे रस्सों से होती है, लकड़ी के लंबे लट्ठों इत्यादि से की जाती है। कुएं का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है, एक मॉडल पेपर जब मैं आपको सॉल्व कराया था, वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सेक्शन के। तो आपको मॉडल पेपर जरूर एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन के साथ, वो भी मैंने आपको समझाया। ओके, तो कुएं का मुंह छोटा रखने के कारण भी आपको दिए, पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमने दोस्तों अभी बेतान के इंपॉर्टेंट देखे। अब दोस्तों हम देखने वाले अभिव्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिव्यक्ति माध्यम में देख लेते हैं। यहाँ से भी आपको 2 नंबर के आएगा क्वेश्चन आपका। तो जनसंचार माध्यम के 4 उद्देश्य आपको बताने हैं, तो सिंपल आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से, तो आपको बता सकते हैं टेलीविजन, रेडियो और ये सब आपके क्या है जो पत्र पत्रिकाएं, ये जनसंचार माध्यम के साधन है, ये भी पूछ लिया जाता है। पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो पत्रकारिता क्या है, तो पत्रकारिता का अर्थ होता है पत्रकार होने की अवस्था। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय भी है, जिसमें समाचारों का एकीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना, सम्यक प्रस्तुति करना आदि सम्मिलित होता है। फिर समाचार के तत्व पूछे जा सकते हैं, नवीनता, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, ये समाचार के आपके तत्व हो जाते हैं। पीठ पत्रकारिता और खोजपरक पत्रकारिता दोनों इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। पीठ पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। यानी पीठ पत्रकारिता में हम जो समाचार दे रहे हैं वो सही है कि गलत, इसका निर्णय नहीं लिया जाता है, केवल क्या है गलत सही सबको दे दिया जाता है। और खास करके जो क्या है अफवाह वाली न्यूज होती है, गलत न्यूज होती है, जिससे क्या है बहुत ज्यादा फैल सके। ओके, तो उनको भी क्या है यहाँ प्रमोट किया जाता है, वो आपकी कहलाती है पीठ पत्रकारिता। इसलिए इसे एक घटिया स्तर में, इसलिए लिखा लाइन लिखी है, इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का एक घटिया तरीका माना जाता है। ओके, और खोजपरक पत्रकारिता में क्या होता है, खोज पत्रकारिता यानी जासूसी पत्रकारिता भी कहा जाता है। असल तो हर पत्रकारिता में क्या समाचार बनाने के लिए किसी न किसी रूप पर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन खोजपरक पत्रकारिता में क्या होती है, ऐसे टॉपिक जो किसी को नहीं पता है, जैसे आपका एक कोई गंभीर अपराध है, ऐसे टॉपिक पर क्या गहनता से अध्ययन किया जाता है, गहनता से उसकी जांच की जाती है, फिर उसकी पत्रकारिता करना आपकी खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। फिर नेक्स्ट है आपका वॉचडॉग पत्रकारिता। तो लोकतंत्र पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है, कोई गड़बड़ी होने पर पर्दाफाश करना है, यही आपकी क्या वॉचडॉग पत्रकारिता। यानी वॉचडॉग यानी कुत्ते की तरह नजर बनाए रखना, किस पर, सरकार पर। ओके, कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही तो उसे शायद तुरंत समाचार में दिखाया जाए, लेकिन आजकल ऐसा होता है नहीं होता है, वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट आपका पटकथा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पटकथा के बारे में तैयार कर लीजिएगा, सिंपल है। फ्लैशबैक तकनीक की 2 बिंदु लिखी, फ्लैशबैक के बारे में तैयार कर लीजिएगा। स्ववृत्त लेखन की विशेषताएं, स्ववृत्त यानी होती बायोडाटा है, बायोडाटा की क्या विशेषता होती है, इसमें व्यक्ति की कोई व्यक्ति होता है वो अपनी सूचनाएं बताता है। ओके, उसके साथ ही व्यक्ति की सकारात्मक छवि आपको दिखती है बायोडाटा में, व्यक्ति यानी जो व्यक्ति अपने बायोडाटा देगा उसमें क्या है उसकी अच्छाई को जो होती है, ओके, उसको ही क्या फोकस किया जाता है। फिर से बाद आपको शब्द को संदर्भ ग्रंथ में अंतर तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया है शब्द कोश हो जाता है, और आपका ये दिया है संदर्भ ग्रंथ। जैसे आपको तय करना है डायरी लेखन की विशेषताएं आप क्या होती है। ओके, लाइव क्या होता है, तो किसी समाचार या घटना को सीधे घटना स्थल तक से प्रसारण
किया जाता है उसे हम क्या लाइव कहते हैं। पहली मूक फिल्म कौन थी भारत की? तो 1913 में दादा हरिश्चंद्र की थी, ओके, राजा हरिश्चंद्र की, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। बोलती फिल्म की बात करें तो 1931 में आलम आरा, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। अभी दोस्तों हमने काव्यखंड, गद्यखंड, बितान और व्यक्ति माध्यम इनके महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अभी हमारे पद्य साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन भी आता है और गद्य साहित्य के इतिहास से भी क्वेश्चन आता है। चलिए पहले हम देख लेते हैं पद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी आप मेरे साथ तैयारी कर लेते हैं, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी पढ़ लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि वार्षिक परीक्षा में फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी 80% से 90% आपकी तैयारी हो जाएगी, 5-10% होगी तो फिर आसानी से हम तैयार कर लेंगे। अभी आप मेहनत इसलिए आपको कर लेना, ओके। तो देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि लोक मंगल एवं समन्वय की भावना थी, भक्ति भाव किसमें प्रधान था। इसमें इस काल में भक्ति की भावना प्रधान होने के कारण से क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और निराशा में आशा का स्वर्णिम प्रकाश था। फिर निगूढ़ धारा और सगुण धारा में अंतर आपको तय करना है। सिंपल रहता है कि निगूढ़ धारा में क्या है, भगवान के निगूढ़ धारा में की मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, जबकि सगुण धारा में मूर्ति पूजा की जाती है। इस प्रकार से आपका दिया है, तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको तैयार करने जो हाई चांस रहते हैं आपके आने के, छायावाद की 2 विशेषताएं, जो आपको मैंने मॉडल पेपर में आपको कवर भी कराया था। तो इसमें क्या है, व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है। छायावादी कवियों में, छायावादी जो कविता होती है उसमें कवि क्या है, व्यक्ति कवि अपने जो निजी अनुभव सुख दुख है उसकी अभिव्यंजना करता है, उन्हें व्यक्त करता है, यानी अपने बारे में बताता है। व्यक्तिवाद की इसमें प्रधानता रखी जाती है और व्यक्ति का मानवीकरण किया जाता है, व्यक्ति का मानवीकरण किया जाता है। इसके साथ ही प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। मैंने आपको हेडिंग याद रखनी है। इसके साथ ही उसकी कवि आपको तैयार करना है। फिर प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं तैयार कर लेना है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण किया जाता है, रूढ़िवाद का विरोध, ये आपकी प्रगतिवादी की विशेषताएं। और उनकी आपको कवि, उनकी रचनाएं भी आपको पढ़ लेना है। प्रयोगवादी पूछे जाए तो प्रयोगवादी की भी आपकी विशेषताएं दी है उस पॉइंट में, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है। क्योंकि 3-4 टॉपिक आपको पढ़ के रखना है। छायावाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद की विशेषता, प्रयोगवाद की विशेषताएं, और साथ ही निगुण और सगुण में अंतर आपसे क्लियर ही होगा आपका। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी आपका क्या है, शॉर्ट में है, सिंपल है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। नई कविता है उसकी भी आपको विशेषता एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, तो केवल हेडिंग वस्तु आपको पढ़ के रखना है। लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, विम योजना की अधिकता और क्षण का महत्व, ये आपकी नई कविता की विशेषता है। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके प्योर सिलेक्टेड है अभी हम क्या उन्हीं में केवल फोकस कर रहे हैं, ओके। तो ये हो जाते हैं पद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ तो आपको सबसे पहले तैयार करना है संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर जो मैंने अभी आपको मॉडल पेपर आपको बताया था अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसमें ये क्वेश्चन कवर था, ओके। तो उसमें मैंने आपको समझा दिया। संस्मरण में क्या है, जो लेखक होता है वो स्मृति पर आधारित है, स्मृति पटल पर अंकित अपनी घटनाओं को बताता है। रेखाचित्र में तत्काल जो उसने देखा है लेखक ने, उसका चित्रात्मक वर्णन करता है। संस्मरण वास्तविक होता है, रेखाचित्र वास्तविक और काल्पनिक हो सकता है। संस्मरण की जो शैली होती है वर्णनात्मक विवरणात्मक होती है, रेखाचित्र की शैली चित्रात्मक होती है। कहानी उपन्यास में अंतर, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। जब कहानी छोटी है तो इसमें एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी छोटी होने के कारण पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास बड़ा होता है तो पात्रों की संख्या अधिक होगी। इसके बाद नाटक और एकांकी में आपको अंतर तैयार कर लेना है। नाटक में एकांकी एक अंक, ओके, एकांकी में एक अंक, नाटक में एक अंक। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या क्या है, नाटक के अपेक्षा कम होती है, क्योंकि एकांकी छोटी होती है। अब दोनों क्या है, दृश्य रूप होते हैं, ओके। दोनों क्या है, दृश्य काव्य है, दोनों ही दृश्य काव्य है। लेकिन जो नाटक है वो दृश्य काव्य का एक बड़ा रूप है, बृहद रूप है, जबकि एकांकी क्या है, लघु रूप होता है। जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर तैयार करना है। जीवनी क्या है, किसी महापुरुष पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी हमेशा प्रेरणादायक होती है, क्योंकि जीवनी हमेशा महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कोई भी अपनी व्यक्ति अपने बारे में बता सकता है। तो आत्मकथा जरूर नहीं कि हमें क्या है मोटिवेशन दे, हमें क्या है प्रेरणा दे, ये आपको बताया जा रहा है। रिपोर्टाज क्या है, इसे ही पढ़ लीजिएगा कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रिपोर्ट, और किसी घटना का वास्तविक वर्णन को हम क्या रिपोर्टाज कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने देख लिए हैं गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब तक दोस्तों अभी हमने देख लिए हैं, 20 मिनट होने वाले हैं, और अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, तो आपके काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, उक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य, इन टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने क्या कवर कंप्लीट कर लिया। और इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा जब अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको रहेंगे, इसलिए अच्छे से आपको सब तैयार कर लेना है, ओके। अब हम एक बार कवि परिचय और लेखक परिचय में आपको जल्दी बता देता हूं। तो कबीर दास का आपको तैयार करना है, 2 रचना ये रहने वाली हैं, ओके।
आपके साकी शब्द रमैनी, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना पड़ता है। तो बस आपको यहाँ 4-4 लाइन दी है, कम से कम 2 लाइन बस पढ़ लीजिएगा, 2 लाइन भावपक्ष की, 2 लाइन कलापक्ष की, काम आपका हो जाएगा और साहित्य में स्थान ये दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको कवि परिचय में भवानी प्रसाद मिश्र का तैयार करना है। 2 रचनाएं, गीत फरोग सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, ये सब दिया हुआ है। और खुशबू के शिलालेख 4 दी है, कोई भी 2 पढ़ लीजिएगा। भावपक्ष कलापक्ष भी आपको ये दिया है, 2 लाइन तो कर लीजिएगा। भावपक्ष मिश्र जी की भाषा क्या है, सरल है, सहज है। उसके साथ इनकी काव्य क्या है, मुक्त छंद में अनुरूप से है, भाव में सरल सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। ओके, इसके साथ ही आपका फिर आपको कलापक्ष की 2 लाइन आपको कम से कम तैयार कर लीजिएगा और फिर आपका साहित्य में स्थान, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे कवि परिचय मैंने आपको बता दिया है कि आपका कबीर का, भवानी प्रसाद मिश्र का, उसके साथ ही आपने मीराबाई का भी तैयार किया होगा तो उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये 2 से 3 आपको तैयार रहते हैं तो कवि परिचय आपका हो जाता है। लेखक परिचय में हम बात करें तो लेखक परिचय में आपको प्रेमचंद जी का तैयार करना है। तो गबन, गोदान, करभूमि, सेवा संदेह रचनाएं हो जाती हैं। फिर आपकी भाषा दी हुई है, ओके, कि 2 रूप होते हैं। पहले एक संस्कृत का तत्सम शब्द की प्रधानता है, ओके, दूसरा रूप यहाँ दिया हुआ है जिसमें हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया है 2 लाइन में। फिर शैली दी है, शैली इतना डिटेल से नहीं होता तो आप केवल शॉर्ट में लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपनी शैलियों में वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक इत्यादि शैली का प्रयोग किया है। इतना भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये तुरंत में याद नहीं हो रहा सब, ओके, तो साहित्य में स्थान भी आप देख सकते हैं। तो 2-2 लाइन आपको तैयार कर लीजिएगा, अभी तो आपका काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि 3 नंबर का रहता है, 1 नंबर 2 रचनाएं के, 1 नंबर भाषा शैली को और 1 नंबर आपका साहित्य में स्थान के, कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद एक और आपको लेखक परिचय तैयार करके रखना है, मन्नू भंडारी जी का। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ओके, महाभोज, ये सब क्या है दिया हुआ है। रचनाएं, फिर भाषा शैली ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका है साहित्य में स्थान, ये तैयार कर लीजिए। प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का आपको तैयार करना है लेखक परिचय में। तो हमारा कवि परिचय और लेखक परिचय वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अलंकार। ओके, अलंकार कौन कौन से आपको पढ़ के रखना है, तो 3 अलंकार पढ़ लीजिएगा, बता देता हूं कौन कौन से। पहले वक्रोक्तिक अलंकार तैयार करना है। वक्रोक्तिक अलंकार आता है, क्वेश्चन आएगा मॉडल पेपर में, मैंने आपको बताया था किस बार से क्वेश्चन भी आता है। जो भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है वो जरूर आपको देखना है वीडियो, उससे आपको पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके रहते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। ओके, तो वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, इस बार से क्वेश्चन आएगा। तो इतना आपको लिखना, कितना लिखना पेपर में, इतना, जिस तरीके से मैं दिया इसी बार से लिखना है। हेडिंग डालिए वक्रोक्तिक अलंकार परिभाषा। जब सुनने वाला व्यक्ति श्रोता, कहने वाले व्यक्ति वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वक्रोक्तिक अलंकार होता है। क्योंकि सिंपल बात है। ओके, कि जैसे आपने कई बार आपने देखा नॉर्मल लाइफ में हम कह रहे हैं लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल रहा है, हम कह कुछ रहे हैं वो समझ कुछ और रहा है, तो वो आपका क्या है वक्रोक्तिक अलंकार होगा। उदाहरण, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो कि तुम बरसो। बहुत ज्यादा सिंपल आपका उदाहरण भी है, बस इतना आपको तैयार करना है। ये तो अगर आपको और ज्यादा पढ़ना डिटेल से उसके लिए दिया है, लेकिन पूछा नहीं जाता है श्लेष वक्रोक्तिक, काकु वक्रोक्तिक अलंकार इतना डिटेल से आया नहीं है, इतना ही आता है तो पढ़ के रखना है। फिर आगे नेक्स्ट आपको दृष्टांत अलंकार तैयार करना है। तो आगे दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए, तो फिर आपको ये बताना पड़ता है। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। जब किसी बात को सिंपल है, जब किसी बात को हम क्या है समझाने के लिए तो उदाहरण देकर बताएं, तो वो हमारा क्या दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत जाएगा। जैसे पंगी उदाहरण, मैंने तो आपको क्या है परिभाषा एक बार पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाए। उदाहरण याद करने में थोड़ा आपको क्या है मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको जब याद हो जाए तो लिख कर जरूर देखिएगा। पंगी प्रेम नंदलाल के हमें ना भागा जोग, मधुपत राजपत पाई के भीख ना मागत लोग। ओके, पहली लाइन में हमने अपनी बात को बताया और उस बात को समझाने के लिए दूसरी लाइन में क्या है एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, तो ये आपको जब पहली बात को समझाने के लिए दूसरी लाइन में अगर हमें एग्जाम्पल दी जा रहा है, उदाहरण दी जा रहा है, तो आपका दृष्टांत अलंकार होता है। फिर विशिष्ट अलंकार क्या होता है? विशिष्ट अलंकार संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का प्राप्त न होना विशिष्ट अलंकार होता है। यहाँ काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि की समस्त कारण विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, वहां आपको विशिष्ट अलंकार होता है। दो दो मेघ बरसे मैं प्यासी की प्यासी, नायिका क्या कह रही कि दो दो बादल बरस रहे, यानी बहुत बरसात हो रही, फिर भी नायिका क्या कह रही कि मैं प्यासी की प्यासी हूँ, यानी सब कारण उपस्थित हैं फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो आपको विशिष्ट अलंकार होता है। तो मैंने आपके ये 3 अलंकार रहने वाले हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों आपका छंद आ जाता है। तो छंद केवल आपके 2 ही हैं सिलेबस में, तो रोला छंद और मुक्त छंद। तो रोला छंद आपको तैयार करना है, या लोला छंद दिया हुआ उसकी उदाहरण दिया है, फिर आपको मुक्त छंद तैयार कर लीजिएगा और उसका उदाहरण दिया है। दोनों में से कोई ना कोई एक आपका ये पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ तो देखिए कोई तरीका नहीं है, या तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उदाहरण में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, और इससे सिंपल आप ढूंढ सकते तो और सिंपल आप देख लीजिएगा, बाकी मुश्किल ही आपको सिंपल मिल जाए लोला छंद और मुक्त छंद का उदाहरण। ओके, और मिल जाए तो आपको तैयार करके रखना है। परिभाषा तो आपकी यही रहने वाली है, तैयार कर लीजिएगा। रोला छंद और मुक्त छंद दोनों में से कोई भी एक न एक आपका पूछा जाएगा।
आगे दोस्तों आपको क्या है, महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर तैयार कर लेना। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर तैयार करिए। जो खंड काव्य होता है इसमें एक ही घटना का वर्णन होता है जीवन की। महाकाव्य में संपूर्ण नायक के जो संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य का आकार बड़ा है, खंड काव्य का आकार छोटा। कथा वस्तु सीमित होती है खंड काव्य की, महाकाव्य की कथा वस्तु क्या है व्यापक होती है, और उदाहरण भी आपको पढ़ के रखना है। इसके बाद रस का टॉपिक जो आपको पता ही होगा, रस तो आपको कोई भी पूछ लिया जा सकता है। रस की परिभाषा उदाहरण, बी रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए, या रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो आपको जितने भी रस हैं सबकी परिभाषा देखिए एक ही रहती है। मैं आपको पहले भी कई बार ट्रिक बता चुका हूँ, क्योंकि की परिभाषा एक ही रहती है, बस यहाँ थोड़ा चेंज कर देना तो परिभाषा आपकी बन जाएगी। मैंने आपको क्या है यहाँ उदाहरण तैयार करके रखना है। सब रस की एक उदाहरण आपको जरूर पढ़ के रखना है। इसके बाद शब्द शक्ति आपको तैयार करके रखना है। शब्द शक्ति में मैंने आपका अविद्या लक्षणा व्यंजना होती है, इनके बारे में एक लाइन जिस पर देखिए मैंने उसी तरीके से दिए जैसे पेपर में लिखना है। अगर पेपर में आ जाता है अविद्या शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए तो आपको इतना बस बताना है। पूछे जाए लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए तो इतना बताना है। बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है। ओके, अगर आप इंटरनेट में और कहीं से भी ढूंढेंगे तो आपको डिटेल से जानकारी आपको मिल जाएगी, घुमा फिरा के दिया होगा। लेकिन पेपर में आपको एक ही लाइन लिखनी पड़ती है, तो कैसा लिखे वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है नोट्स बनाने में। तो प्रॉपर मैंने उसी हिसाब से एनालिसिस करके तैयार किया है। ओके, तो बस अब मैंने मेहनत की है, मुझे मेहनत लगी, लेकिन आपको नहीं लगने वाली मेहनत ज़्यादा, बस आपको क्या है पढ़ने की अब मेहनत करनी है। तो ये आपका दिए लक्षणा शब्द शक्ति और उसकी परिभाषा। ओके, तो एक बार पढ़ते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर शब्द गुण पूछा जाएगा, शब्द गुण के दिया हुआ है। ओके, और शब्द गुण 3 प्रकार के, माधुर ओज प्रसाद, उनकी परिभाषा दी है। पेपर में आएगा ओज गुण की परिभाषा उदाहरण लिखिए तो इतना बताना है। प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण दीजिए तो ये इतना आपको लिखिएगा। माधुर गुण की परिभाषा पूछा जाए और उदाहरण तो इतना आपको बताना है। और सिंपल एक बार पढ़िएगा तुरंत आपको लाइन तैयार हो जाएगी। तो एक बार आपको देख लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको शब्द तैयार करना है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं आपके, मतलब 3 प्रकार के दिए हुए हैं सिलेबस में। क्षेत्रीय, तकनीकी, निपात। क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं जो क्षेत्र विशेष से बोले जाए क्षेत्रीय शब्द, जैसे आपका लोटा, लुटिया, थैला, ये सब क्षेत्रीय शब्द। निपात शब्द जो किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो आपके निपात शब्द है। भी, तो, भर, तक, ही, जैसे आपको स्कूल जाना ही होगा, जिसमें ही लगा दिए वो आपका क्या है निपात शब्द है। तो बात में अगर वाक्य में क्या है जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए निपात शब्द। तकनीकी शब्द क्या है जो किसी विशेष टॉपिक के लिए, विशेष विषय के लिए जो उपयोग किए जाते हैं वो शब्द आपके तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में हम वेग, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण इन सब का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे तकनीकी शब्द कहलाएंगे। सिंपल है। इसके बाद मुहावरे, लोकोक्ति में अंतर तैयार कर लीजिएगा। मुहावरे क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा टुकड़ा होता है। लोकोक्ति होती है पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का आकार छोटा होता है, लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। इसका प्रयोग क्या स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। मुहावरे का प्रयोग क्या है वाक्यांश, इसलिए हम इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। लोकोक्ति का प्रयोग हम क्या है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। आगे राष्ट्रभाषा, राजभाषा में बात करें तो आपको होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर तैयार करके रखिएगा। ये आपका दिया हुआ सिंपल, एक बार पढ़ लीजिएगा तैयार हो जाएगा। बाकी मॉडल पेपर का भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, उसमें भी बताया था। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में दोस्तों हम बात करें तो जैसे आपको फॉर्मेट आप देख लीजिए कि फॉर्मेट किस प्रकार से लिखना इस प्रकार से रहता है। बाकी ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने के लिए आपको एक बार देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आपको क्या है हाई स्कूल यानी कक्षा 10वीं की अंक सूची की आपकी जो द्वितीय प्रति है उसे मंगाने के लिए आवेदन करने के लिए पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आवेदन पत्र में एक बार आपको फॉर्मेट दिखना है, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा तो उस टॉपिक पर आप पढ़ के जाते हो तो समझ में आ जाएगा कि हमें लैंग्वेज क्या लिखनी है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि आपको जैसा लिखा है मैंने वैसे ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में आप समस्या को बता सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है नगर निगम को आपको लिखना है जिसमें नियमित जल आपूर्ति कराने हेतु आपको आवेदन पत्र करना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर पढ़ बस लें, अगर पढ़ लेते तो आप आसानी से इसमें लिख लेंगे। ओके, अनौपचारिक आवेदन पत्र में बात करें तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में आपको जानकारी देनी है। तो पहले आपको पूरा एड्रेस देना है, फिर इस प्रकार से आपको लिखना है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी दोस्तों हम भाव पल्लवन और की बात करते हैं और आपका जो संवाद लेखन होता है, तो ये जब मैं आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस करा था तब मैंने आपको पूरे बता दिए थे कि किस प्रकार से लिखना पड़ता है। भाव पल्लवन सब दिखा भी दिया था। संवाद लेखन तो मॉडल पेपर की प्रैक्टिस की है तो उसमें आपको टॉपिक कवर हो गया होगा। अब केवल आपका रह जाता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो देखिए आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या के फॉर्मेट तो आप जानते होंगे, पहले ही मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया भी समझाया भी था। और बाकी आपने चैप्टर को समझाया तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आसानी से आप कर ले जाएंगे। ओके, अब निबंध लेखन की बात करें तो आपके कुछ टॉपिक होता है जैसे आपका पर्यावरण प्रदूषण पर हो गया, विद्यार्थी जीवन अनुशासन हो गया, खेलों का जीवन में महत्व, आपको तैयार करके रखना है। 3-4 टॉपिक पर आप निबंध लेखन तैयार कर लेते हैं, कोई भी एक टॉपिक पर आ जाता है आपके यहाँ 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको हर टॉपिक का क्या है इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं।
मेन जो आपके टॉपिक थे, ओके। अब केवल आपके वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, तो एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको हर सेक्शन के है वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा। टॉप 100 प्लस हमारे क्या है वस्तुनिष्ठ होंगे। एक ही वीडियो में हर प्रकार के वस्तुनिष्ठ की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इन दो वीडियो को, एक तो आप ये जो क्वेश्चन बताएं इस वीडियो में तैयार कर लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ वाली वीडियो से वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा, तो कंप्लीट आपकी क्या है हिंदी की काफी हद तक दोस्तों आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनल एग्जाम तक तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, ओके, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुरागा स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको क्लास 11 हिंदी का कोर्स लीजिएगा, पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।